लेक्चर में मैंने आपको बताया सॉइल में वर्टिकल स्ट्रेसेस के बारे में, फिर मैंने आपको बोज़निक्स थ्योरी समझाई, उसके एजम्पशंस बताए, और फिर मैंने आपको समझाया जो उसने एक्सप्रेशन दिया फॉर डिटरमाइनिंग द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट बीनीथ द सॉइल मास। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है? अगर हम एक सॉइल मास कंसीडर करेंगे जिसकी डेप्थ जो है z है, ठीक है, अगर हम एक सॉइल मास कंसीडर करेंगे जिसकी डेप्थ z है, सॉइल मास की डेप्थ z है, और इस पे एक कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है Q। अब इस कंसंट्रेटेड लोड की वजह से क्या होगा? सॉइल में वर्टिकल स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे, तो हर किसी पॉइंट पे डिफरेंट वर्टिकल स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे। ठीक है, अगर आपको वर्टिकल स्ट्रेसेस निकालना हो कितना है हर किसी पॉइंट पे, तो आप बोज़निक्स एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट हर किसी पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और डिफरेंट होंगे। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स पे जो स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो सेम होगा। ठीक है, इनमें से कुछ पॉइंट्स पे जो वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा वो सेम होगा। अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे हमें एक कर्व मिलती है, एक ऑनियन शेप्ड कर्व मिलती है, जिसको हम कहते हैं आइसोबार, या इसको हम कहते हैं प्रेशर बल्ब भी। ठीक है, अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आइसोबार को? आइसोबार हम सिंपली कह सकते हैं ये एक कर्व है या एक कंटूर है जो ज्वाइन करती है पॉइंट्स ऑफ इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस या सेम वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब प्रेशर बल्ब हम किसी भी स्ट्रेस इंटेंसिटी के लिए प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रेशर बल्ब प्लॉट करना हो फॉर स्ट्रेस इंटेंसिटी 0.1 Q, ठीक है, मैंने कहा प्रेशर बल्ब जो है हम किसी भी स्ट्रेस इंटेंसिटी के लिए प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रेशर बल्ब प्लॉट करना है फॉर स्ट्रेस इंटेंसिटी 0.1 Q, इसका मतलब है आपको वो पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं जहां पे वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है 0.1 Q पर यूनिट एरिया। ठीक है, आया समझ? तो इसका मतलब है, मैंने कहा अगर आपको प्रेशर आइसोबार प्लॉट करना है फॉर स्ट्रेस इंटेंसिटी 0.1 Q, इसका मतलब है आपको कंटूर बनाना है, आपको वो पॉइंट ज्वाइन करने हैं जहां पे वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है 0.1 टाइम्स Q पर यूनिट एरिया। अब वो प्रेशर बल्ब या आइसोबार हम कैसे प्लॉट करते हैं, गौर से देखना। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम द बोज़निक्स इक्वेशन, जो वर्टिकल स्ट्रेस डेवलपमेंट एट एनी पॉइंट वो होता है बराबर KB मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर, वेयर सिग्मा Z इज द वर्टिकल स्ट्रेस, KB इज द इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, Q इज द वर्टिकल लोड, वर्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड लोड ये वाला, और Z क्या है? Z डेप्थ है बिलो, जहां पे फिर आपको पता है KB जो है वो होता है बराबर 3/2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R बाई Z स्क्वायर रेज पावर 5/2। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन ये है वर्टिकल स्ट्रेस की। अब आपको कौन सा स्ट्रेस देखना है? अब आपको वहां वो पॉइंट्स देखने हैं जहां पे स्ट्रेस कितना डेवलप हो 0.1 Q पर यूनिट एरिया। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 0.1 टाइम्स Q इज इक्वल टू KB इंटू Q डिवाइड बाई Z स्क्वायर। Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो KB हमें मिलेगा बराबर 0.1 टाइम्स Z स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे KB का वैल्यू मिला 0.1 Z स्क्वायर, वेयर Z क्या है आपको पता है, Z इज द डेप्थ बिलो द ग्राउंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल r है, स्मॉल r आपको मैंने समझाया है लास्ट लेक्चर में, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये कौन सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, इस स्मॉल r को हम कह सकते हैं रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम रेडियल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चूंकि KB का वैल्यू हमें यहाँ मिला, हम Z के डिफरेंट वैल्यूज देंगे और वहां से हम
केबीज के वैल्यू निकालेंगे, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट के वैल्यूज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम Z का वैल्यू देंगे पहले 0.2 मीटर, वहां से केबी का वैल्यू निकालेंगे, फिर 0.4, 0.6 वगैरह वगैरह, तो डिफरेंट वैल्यूज देंगे हम Z के, तो वहां से हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केबी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर वैल्यू Z1 आपको KB1 वैल्यू मिला, फॉर Z2 आपको KB2 वैल्यू मिला, फॉर Z3 आपको KB3 वैल्यू मिला। उसके बाद ये वैल्यूज ऑफ Z एंड K भी आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ रेडियल डिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब KB की जगह आप KB1 सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ पे Z की जगह Z1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको रेडियल डिस्टेंस ये R1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जब Z2 और KB2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, सॉरी यहाँ पे R1 का वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे R2 का वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली जब ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब आपको R3 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिला, आपको डिफरेंट डेप्थ्स पे कॉरस्पॉन्डिंग इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट के वैल्यूज मिले और कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल डिस्टेंसेस के वैल्यूज मिले। इसके बाद अब हम जो पॉइंट्स हमें मिले Z और R, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द रेडियल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ठीक है, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन रेडियल डिस्टेंस एंड डेप्थ, और ये जो वैल्यूज हमें मिले डेप्थ और रेडियल डिस्टेंस के, ये प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ पे, और फिर उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो वो जो जब हम पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं, मान लो लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, तो जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसे हमें मिलती है, कर्व कुछ हमें ऐसे मिलती है। इसी कर्व को हम कहते हैं आइसोबार। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा। मैंने कहा उसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r एंड डेप्थ, और ये जो यहाँ से हमें पॉइंट्स मिले डेप्थ एंड रेडियल डिस्टेंस के, इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ पे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे हमें एक कर्व मिलेगी, उसी कर्व को हम कहते हैं आइसोबार। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे आइसोबार बनाया फॉर 0.1 Q लोड इंटेंसिटी, इसी तरह हम आइसोबार प्लॉट कर सकते हैं फॉर एनी लोड इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल 0.2 Q के लिए हम प्लॉट कर सकते हैं आइसोबार, 0.4 Q के लिए, वगैरह वगैरह डिफरेंट स्ट्रेस इंटेंसिटीज के लिए हम आइसोबार प्लॉट कर सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो आइसोबार्स तो कोई ये वो आइसोबार्स अलग अलग आएंगे ऐसे, वो आइसोबार्स मर्ज तो होंगे नहीं। ठीक है, वो ऐसे आएंगे कुछ। फॉर एग्जांपल अगर ये आइसोबार है फॉर लोड इंटेंसिटी Q, तो ये आएगा आइसोबार फॉर लोड इंटेंसिटी 0.75 Q, और ये आएगा आइसोबार फॉर लोड इंटेंसिटी 0.5 Q। ठीक है, इसी तरह हम फॉर एनी स्ट्रेस इंटेंसिटी या लोड इंटेंसिटी हम आइसोबार जो है प्लॉट कर सकते हैं। आइसोबार जो है ये यूजफुल होते हैं। ठीक है, आइसोबार जो है ये यूजफुल होते हैं ये देखने के लिए कि वर्टिकल लोड की वजह से सॉइल में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वर्टिकल स्ट्रेस पे क्या असर रहता है। ठीक है, मैंने कहा जो आइसोबार होता है ये यूजफुल होता है ये देखने के लिए कि लोड की वजह से सॉइल मास में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वर्टिकल स्ट्रेस पे क्या असर रहता है। ठीक है, तो उसके लिए यूजफुल है आइसोबार। अब अगर हम देखेंगे विद इंक्रीज इन डेप्थ, जब हम जितनी डेप्थ इंक्रीज होती है उतना वर्टिकल स्ट्रेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वर्टिकल स्ट्रेस इज आफ्टर द जोन ऑफ 0.2 Q आइसोबार। ठीक है, मैंने कहा जितना आप नीचे जाओगे वर्टिकल स्ट्रेसेस जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रेसेस आफ्टर द जोन ऑफ 0.2 Q आइसोबार, उनको हम नेगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम होता है। इन शॉर्ट आप समझ लो वो डेप्थ जहां पे वर्टिकल स्ट्रेसेस जो है बनते हैं 20% ऑफ अप्लाइड लोड Q, वही होता है 0.2 Q। उस डेप्थ के बाद जो वर्टिकल स्ट्रेसेस है वो हम नेगलेक्ट करते हैं, और उस डेप्थ को हम कहते हैं सीट ऑफ सेटलमेंट। सीट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, ये वो डेप्थ है जहां पे वर्टिकल स्ट्रेस जो है
वो आता है 20% ऑफ क्यू या 0.2 क्यू, और उस डेप्थ को हम कहते हैं सीट ऑफ सेटलमेंट। ये डेप्थ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ फॉर द सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम सॉइल को डिग अप करते हैं टेस्टिंग के लिए। अब वहाँ पे क्या डेप्थ हमें रखनी है, उसके लिए भी ये एक क्राइटेरिया है, सीट ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम एक सॉइल मास कंसीडर करेंगे, ठीक है, और इस सॉइल मास में कहीं पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है Q, ठीक है। अब इस पॉइंट लोड की वजह से सॉइल में वर्टिकल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। हालांकि सॉइल में बहुत सारे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रेसेस के बारे में, इसीलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट लोड की वजह से सॉइल में वर्टिकल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो अगर हम कोई प्लेन कंसीडर करेंगे एट ए डेप्थ Z, ठीक है, मैंने एक प्लेन कंसीडर किया एट ए डेप्थ Z। अब अगर हम देखेंगे इस प्लेन पे वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू दिस पॉइंट लोड कैसे वेरी करता है, ठीक है। अब हमें देखना है इस प्लेन पे जो है एट ए डेप्थ Z फ्रॉम द टॉप, इस प्लेन पे वर्टिकल स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट लोड Q, और उसी को हम कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्रॉम द बोज़निक्स थ्योरी, वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट सिग्मा Z इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर, ठीक है। फिर KB आपको पता है वो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट वो होता है बराबर 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R बाई Z होल स्क्वायर इंटू 5/2 रेज़ पावर 5/2, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो सिग्मा Z किसके बराबर आएगा? सिग्मा Z आएगा बराबर 3 डिवाइड बाई 2 पाई Z स्क्वायर Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R बाई Z स्क्वायर होल रेज़ पावर 5/2, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ Z जस्ट बिलो द लोड, ठीक है, जस्ट बिलो द लोड Q मींस यहां पे हम लोड Q की, जहां पे लोड Q एक्ट कर रहा है उसी के नीचे हम निकालेंगे यहां इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस कितना है पहले, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे वर्टिकल स्ट्रेस एट जस्ट बिलो द लोड एट डेप्थ Z यहां पे। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे, चूंकि हम यहीं पे निकाल रहे हैं, इसी लोड के नीचे हम निकाल रहे हैं वर्टिकल स्ट्रेस, तो यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस कितनी आएगी? यहाँ पे तो रेडियल डिस्टेंस कुछ होगी नहीं, तो रेडियल डिस्टेंस कितनी आएगी? 0। तो R यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। तो जब हम ये R0 आएगा, तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा Z का वैल्यू हमें आता है 0.477 इंटू Q डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिलता है वर्टिकल स्ट्रेस एट द पॉइंट जस्ट बिलो द लोड एट डेप्थ Z। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इस लोड को किसी पर्टिकुलर स्केल पे लेंगे और पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये कितना लोड आएगा ये हम देखेंगे, किसी पर्टिकुलर स्केल पे लेंगे और यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट रेडियल डिस्टेंसेस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ली थी, रेडियल डिस्टेंस 0। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद रेडियल डिस्टेंस हम लेंगे 0.5, ठीक है। राइट साइड से भी 0.5, लेफ्ट साइड से भी 0.5, थोड़ा डिस्टेंस कम लेंगे यहाँ पे 0.5 और यहाँ से भी 0.5, ठीक है। उसके बाद हम उस पे निकालेंगे स्ट्रेस सिग्मा Z कितना आएगा, फिर वो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, वो कुछ ऐसे आएंगे,
उसके बाद हम रेडियल डिस्टेंस r 1 मीटर लेंगे, ऐसे 1 मीटर, और यहां से भी 1 मीटर। तो उस पे वर्टिकल स्ट्रेस कितना आएगा वो फिर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे ऐसे। इसी तरह हम डिफरेंट रेडियल डिस्टेंसेस पे वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे और वो पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। उसके बाद उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे बाय फ्री हैंड कर्व, ठीक है। तो ये मिल गई हमें वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लेन व्हिच इज एट अ डेप्थ ऑफ z फ्रॉम द टॉप, और ये वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द पॉइंट लोड Q, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ की ओर देखें तो हमें पता चलता है सॉइल में सबसे ज्यादा वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप होता है जस्ट बिलो द लोड, ठीक है। जस्ट बिलो द लोड सबसे ज्यादा वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप होता है, और उस लोड के दाएं और बाएं अगर हम जाएंगे तो वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो डेवलप होता है लेकिन कम डेवलप होता है। सबसे ज्यादा डेवलप होता है एट द सेंटर जहां पे लोड इटसेल्फ एक्ट करता है। अब इसी तरह हम किसी भी डेप्थ पे ये वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर सकते हैं इसी मेथड से, सेम प्रोसीजर से। अब अगर ये पॉइंट लोड जो है ये यूनिटी होता, ठीक है, अगर ये पॉइंट जो है यूनिट लोड होता 1 यूनिट, तब ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसको हम कहते हैं फिर इन्फ्लुएंस लाइन, इन्फ्लुएंस लाइन, ठीक है। मैंने कहा अगर ये कंसंट्रेटेड लोड यूनिट होता 1 यूनिट होता, तब ये जो हमें स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिली इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइन, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो हमें यूजफुल होती हैं टू डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट बीनीथ द सॉइल, बीनीथ द सरफेस ऑफ सॉइल, अगर सॉइल में मोर देन 1 कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है, ठीक है। मैंने कहा इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो हमें यूजफुल है किस लिए, टू डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन द सॉइल, अगर उस सॉइल में मोर देन 1 कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है, ठीक है। अगर हम एक सॉइल मास कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिस पे 3 पॉइंट लोड्स एक्ट करते हैं, Q1, Q2 और Q3, मान लो ये एक्ट करते हैं A डैश पे, ये एक्ट करता है B डैश पे, और ये एक्ट करता है C डैश पे, ठीक है। तो हमें वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है एट डेप्थ Z, और मान लो ये तीनों पॉइंट लोड्स Q1, Q2, Q3 जो है ये यूनिट लोड्स है, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस लाइन ड्यू टू लोड Q1 वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, I1। अब इन्फ्लुएंस लाइन ड्यू टू लोड Q2 एट B डैश, उसकी इन्फ्लुएंस लाइन कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लुएंस लाइन ड्यू टू लोड Q3 एट C डैश, उसकी इन्फ्लुएंस लाइन कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे वर्टिकल स्ट्रेस जस्ट बिलो पॉइंट A, या वर्टिकल स्ट्रेस एट किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे C, यहां पे पॉइंट B। अब अगर हम देखेंगे वर्टिकल स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट A, तो वो आएगा सिग्मा ZA, वो आएगा बराबर Q1 इंटू सिग्मा AA प्लस Q2 इंटू सिग्मा AB प्लस Q3 इंटू सिग्मा AC। अब यहां पे सिग्मा ZA
is the total vertical stress at point A. Q1 is the point load at A dash. Sigma AA is the vertical stress at A due to point load at A dash. ठीक है. Similarly Q2 दूसरा point load है. Sigma AB. What is sigma AB? Sigma AB is the stress at A due to point load at B dash. ठीक है. Similarly Q3 तो point load है. यहाँ से आएगा sigma AC. What is sigma AC? Sigma AC is the vertical stress at A due to point load at C dash. यहाँ पे तो confusion ना हो, आप काम कर सकते हो. यहाँ पे sigma A dash लिख सकते हो, sigma A B dash लिख सकते हो और sigma A C dash लिख सकते हो. Sigma A dash is the vertical stress at A due to point load at A dash. Sigma AB dash is the vertical stress at A due to point load at B dash. And sigma AC dash is the vertical stress at A due to point load at C dash. ठीक है. इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, आप सिंपली ये इक्वेशन याद रखो. ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं. अब ये चूंकि इन्फॉर्मेशन इसमें आता था तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं. इस इक्वेशन को फर्दर सिंपलीफाई करके हमें मिलता है सिग्मा ZA मींस वर्टिकल स्ट्रेस एट A, टोटल वर्टिकल स्ट्रेस एट A इज इक्वल टू Q1 into sigma AA dash plus Q2 into sigma BA dash plus Q3 into sigma CA dash. अब ये क्या है? Q1 is the point load at A dash. Sigma A dash. Sigma AA dash. What is sigma AA dash? Sigma AA dash is the vertical stress at A due to point load at A dash. ठीक है. Sigma AA dash is the vertical stress at A due to point load at A dash. Sigma BA dash. Sigma BA dash is the vertical stress at B due to point load at A dash. ठीक है. Similarly तीसरा Q3 multiplied by sigma CA dash. What is sigma CA dash? Sigma CA dash is the vertical stress at C due to point load at A dash. यहाँ पे ठीक है. अब ये sigma A dash, sigma BA dash, sigma CA dash हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो सिंपली हम बोल्ट्जमैन की इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं. ये आपको सिर्फ याद रखना है, बस ये अप्लाई भी नहीं करना है हमें कहीं पे. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है. तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ये समझने में, क्योंकि ये सारा इमेजिन करना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. और इसमें मैथमेटिकल भी है, तो मैथमेटिक्स पार्ट भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए. तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, घबराने की बात नहीं है. जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ सकते हो. अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे पूछ सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए वर्टिकल प्लेन. अब इसका क्या मतलब है? अगर हम एक सॉइल मास कंसीडर करेंगे, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट लोड एक्ट करता है Q. अब ऑब्वियसली इस पॉइंट लोड Q की वजह से सॉइल में हर किसी पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस जनरेट होंगे. अगर हम कोई प्लेन लेंगे, यहाँ पे कोई वर्टिकल प्लेन कंसीडर करेंगे, मान लो ये वाला वर्टिकल प्लेन या ये वाला वर्टिकल प्लेन. ठीक है, हम कोई भी वर्टिकल प्लेन कंसीडर करेंगे, मान लो ये वाला वर्टिकल प्लेन हम कंसीडर करेंगे, और इस पे हम देखेंगे कि ये वर्टिकल स्ट्रेस कैसे वेरी करता है. ये वर्टिकल स्ट्रेस इस प्लेन पे कैसे वेरी करता है, दैट इज नोन एज वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वर्टिकल प्लेन. अब वो हम कैसे निकालेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, ये प्लेन हमने लिया, इस प्लेन पे कुछ पॉइंट्स पे हम निकालेंगे वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा. इस प्लेन पे कुछ पॉइंट्स हम लेंगे और उन पे हम निकालेंगे वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा. ठीक है, वो स्ट्रेस जब हम निकालेंगे उसको किसी पर्टिकुलर स्केल पे लेंगे और प्लॉट करेंगे इस साइड से. ठीक है, उसके बाद उन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए वर्टिकल प्लेन. अब हम क्या करेंगे, इस सॉइल मास में से, ठीक है, इस सॉइल मास में से एक प्लेन कंसीडर करेंगे, वर्टिकल प्लेन कंसीडर करेंगे. ठीक है, ये हमने कंसीडर किया एक वर्टिकल प्लेन सॉइल मास में से एट ए डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस r. ठीक है,
इस प्लेन की रेडियल डिस्टेंस जो है r है, ठीक है, सरफेस पे जो डिस्टेंस होती है जो मैंने आपको समझाया है। तो आपको पता है फ्रॉम द बोसनियक इक्वेशन सिग्मा z जो है वो होता है बराबर 3q डिवाइडेड बाय 2 पाई z स्क्वायर 1 प्लस r बाय z स्क्वायर रेज पावर 5/2। तो ये है वर्टिकल स्ट्रेस की फॉर्मूला फ्रॉम द बोसनियक इक्वेशन। अब r यहाँ पे फिक्स्ड है, वो हमें पता होगी क्या है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डेप्थ्स, यहाँ पे हम डेप्थ को वेरी करेंगे। मींस पहले डेप्थ लेंगे 0.2 मीटर, फिर 0.4 मीटर, 0.6 मीटर, इसी तरह मुख्तलिफ डेप्थ लेंगे और फिर हम यहाँ पे हम निकालेंगे उन डेप्थ्स पे सिग्मा z का वैल्यू क्या है, ठीक है। उन डेप्थ्स पे हम निकालेंगे सिग्मा z वर्टिकल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल फॉर डेप्थ z1 में सिग्मा z का वैल्यू आया सिग्मा z1। इसी तरह डेप्थ z2 के लिए सिग्मा z का वैल्यू आया सिग्मा z2 वगैरह वगैरह। इसी तरह हम 9-10 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 9-10 पॉइंट्स के लिए हम क्या निकालते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डेप्थ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर वगैरह वगैरह, 4 मीटर। तो यहाँ से डेप्थ है। तो इन पॉइंट्स को हम जो हमें स्ट्रेसेस निकले यहाँ से वर्टिकल स्ट्रेसेस, इनको हम यहाँ से प्लॉट करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्केल पे लेंगे और यहाँ से उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो फिर जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो हमें जो कर्व मिलती है वो कुछ ऐसे मिलती है, ठीक है। मैंने कहा जब हम इन पॉइंट्स को यहाँ से प्लॉट करते हैं, ठीक है, फिर जब हम उनको उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें कर्व कुछ ऐसे मिलती है, ठीक है। अगर आप देखोगे पहले वर्टिकल स्ट्रेस जो है इंक्रीज होता है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। देखा गया है ये जो यहाँ पे जो मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस है, इस डेप्थ पे जो मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस है, देखा गया है वर्टिकल स्ट्रेस मैक्सिमम उस डेप्थ पे होता है जहां पे r/z रेशो जो है वो निकलता है 0.817, ठीक है। जहां पे वो डेप्थ जहां पे r/z रेशो 0.817 मिलता है, देखा गया है उसी डेप्थ पे वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस ऑरिजिन से जहां पे पॉइंट लोड एक्ट करता है एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, वो लाइन एक्ट करती है एट एन एंगल 39 डिग्री 14 मिनट्स, ठीक है। कहां से, किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो मैंने कहा अगर हम इस ऑरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो लाइन है एट एन एंगल 39 डिग्री 14 मिनट्स विद वर्टिकल एक्सिस, तो देखा गया है वो लाइन जो है वो मीट करती है इस वर्टिकल प्लेन को इसी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, जहां पे r/z रेशो जो है 0.817 है, ठीक है। मैंने कहा अगर हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एट एन एंगल 39 डिग्री 14 मिनट्स, तो देखा गया है वो लाइन करती है इस प्लेन को मीट इसी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, जहां पे r/z रेशो जो है 0.817 है, मींस जहां पे वर्टिकल स्ट्रेस जो है मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं, तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, तो जहां पे वो लाइन मीट करेगी प्लेन को, उस पॉइंट पे प्लेन पे वर्टिकल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने कहा तो इसका मतलब है अगर हम ऑरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करें एट एन एंगल 39 डिग्री 14 मिनट्स विद वर्टिकल, तो वो लाइन जहां पे इस वर्टिकल प्लेन को मीट करती है, तो उस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेसेस जो है उस प्लेन पे वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।